हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 हमने कंटिन्यू 5 क्वेश्चंस किए थे, सॉल्व किए थे हमने। अब लेकर के चलते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का मैट्रिक्स चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 3.1, सर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं सॉल्यूशन। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है और इस इक्वेशन से हमें ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड करना है। हमने पिछले लेक्चर में एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स मैंने बताया था, तो उसी के बेस पे ये सारे सारे क्वेश्चन आ रहे थे जो हमारे रो एंड कॉलम दोनों इक्वल, दोनों का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है 2 × 2 और यहाँ पे क्या है 2 × 2, यहाँ पे भी ये इक्वल और ये दोनों क्या है इक्वल है। तो ये क्या हुआ हमारा इक्वल मैट्रिक्स हुआ। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। पिछले लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन आप लोग करवाया है उसी के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो करवाया था उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सॉल्यूशन कहता है कि a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन हमारा बना। दूसरा इक्वेशन कहता है कि 2a + c इक्वल टू 5। कहता है कि दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरा इक्वेशन है हमारा कि 2a + c इक्वल टू 5 और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या कहता है कि 2a माइनस बी इक्वल 0, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। और चौथा क्या कहता है कि 3c + d इक्वल 30, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक हमें 4 इक्वेशन हमें मिल गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना होगा कि हमें यहाँ से ए बी और सी डी इन चारों का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से सबसे पहले हम कौन सा जो इसमें क्या कहते हैं कौन सा इक्वेशन को लेंगे, कौन से इक्वेशन को हम लेकर के चलते हैं। तो वहां से इक्वेशन सॉरी ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर सी का, डी का। तो कौन से इक्वेशन को लेकर के चलेंगे हम, देखिए हमें a माइनस बी, यहाँ पे भी ए बी निकालना होगा। या फिर देखो ए बी का जो ए बी की जो टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास ए बी को उन दोनों को अगर एक साथ लेकर के सॉल्व करते हैं, उन दोनों को a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इन दोनों को अगर लेकर के इन दोनों को अगर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, यहाँ से अगर इन दोनों को इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 अगर हम दोनों को रिलेट करते हैं तो यहाँ से ए और बी दोनों का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं क्या करेंगे, हम कहते देखते हैं टेक अ इक्वेशन 3, तीसरा इक्वेशन लेकर के चलते हैं। देखो क्या है इक्वेशन में, तीसरा इक्वेशन क्या कहता है हमारा कि 2a माइनस बी इक्वल 0। तो 2a माइनस बी इक्वल 0, ठीक है। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल बी, देयरफॉर b इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ से b का वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, b का वैल्यू क्या है हमारे पास 2a। अब ये जो वैल्यू b का आया हुआ है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में इसको हम पुट कर देंगे, तो करते हैं पुट, देखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं तो वहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा, a का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों ये जो टर्म्स होगा a के टर्म्स में हो जाएगा, यहाँ पे भी a आ जाएगा, यहाँ पर भी a आ जाएगा, ठीक है।
देखते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस ये क्या है 2a, तो 2a इक्वल -1, यहाँ पर ले लेंगे कि 2a इक्वल -1, ठीक है। ये दोनों किसके टर्म में आ गया, a के टर्म में आ गया, और जब a के दोनों टर्म में आ गया तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब जैसे ही हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे b का वैल्यू मिल जाएगा, और जब b का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू जो होगा इस इक्वेशन में पुट करके c का वैल्यू निकाल लेंगे, जब c का वैल्यू निकल जाएगा तो इस इक्वेशन में पुट करके d का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल है, क्या होगा a माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा माइनस a इक्वल टू -1, तो therefore a इक्वल टू -1, a इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे a माइनस 2a इक्वल -1, तो माइनस a इक्वल टू -1, तो a माइनस माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अभी जब हमारे पास a का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, जब a का वैल्यू 1 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो इस सिस्टम को पुट करेंगे, put the value of a in equation। देख लो, अब आप लोग a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आया, अगर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट करते हैं तो फिर यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 2 ही आएगा, और यहाँ पर भी अगर पुट करते हैं हम a का वैल्यू तो 2 into 1, जैसे देखो अगर हम ये जो a है, ठीक है, ये a है, और इस a का जो वैल्यू है अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, जैसे देखो 2a माइनस बी इक्वल 0, तो 2 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू यहाँ पर भी 2 आएगा। अगर a का जो वैल्यू है अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो यहाँ भी हमें b का वैल्यू कितना आएगा 2 ही आएगा। देखते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू -1, a का है माइनस बी -1, तो b बराबर क्या है -1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से भी हमें b का वैल्यू 2 मिल गया, और यहाँ से भी b का वैल्यू हमें 2 मिल गया, ठीक है। तो दोनों में से हम किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, इन इक्वेशन 3 में, अब 3 में लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर b इक्वल टू 2। अभी क्या है हमारे पास b का जो वैल्यू क्या है हमारे पास 2 आ गया, और a का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 1 आ गया, तो 1 और ये a बराबर 1 और b बराबर 2, 2, ठीक है। अब देखेंगे क्या होगा कि हमारे पास a और b दोनों का वैल्यू मिल गया, तो हमने a और b दोनों फाइंड कर लिया, ये इनका काम खत्म हो गया, इन भाई साहब का जो काम था वो a b का खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम c पर, तो देखो c से रिलेटेड, c टर्म से रिलेटेड क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ रहा है, देखिए 2a प्लस c इक्वल टू 5, तो a और हम a का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास c का वैल्यू मिल जाएगा, तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, कहता है कि 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो देयरफॉर सी इक्वल टू 3। यहाँ से सी का वैल्यू हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। अब जैसे ही यहाँ पे सी का वैल्यू 3 मिल गया तो इक्वेशन 4 से लेकर के चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, यहाँ पे c का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे, d का वैल्यू मिल जाएगा, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, तो डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, फाइनली आंसर क्या आ गया a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर, ये हमारा फाइनली आंसर
ये हुआ। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इस क्वेश्चन में मतलब इस तरीके के इस टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन में हमें रिलेटेड एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिलेशन देख सकते हैं कि किस इक्वेशन से किसका रिलेशन, मतलब किस इक्वेशन से किस इक्वेशन का रिलेशन बन रहा है। अगर दोनों का टर्म अगर ए मतलब दोनों का टर्म एक तरीके से दिखाई दे रहा है, एक तरीके से मिल रहा है, तो उसको हम लेकर के वहां से दोनों को दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस या फिर सिंपल वे में उसको सॉल्व करके वहां से वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यही चीज था कि ए माइनस बी, तो ए पहले हमने इसको लिया और इन दोनों का रिलेशन में देखा कि ए भी है बी है, इसका वेरिएबल ए है बी है, इसका वेरिएबल बी है और बी है, तो दोनों के रिलेशन से हमने ए और बी का वैल्यू फाइंड किया और ए और बी के ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने सी का रिलेशन ए के साथ देखा, तो यहाँ से हमने सी का वैल्यू फाइंड कर लिया और सी का वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ सी का रिलेशन डी के साथ है, तो यहाँ से हमने डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना। तो आप इसको लिख लो, रफ कर ले, हाँ लिख लो आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि a इक्वल टू ए आई जे ए क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या है, ए लेस देन 1, मतलब कि किस कंडीशंस में, ठीक है, किस कंडीशंस में ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में लिखवाया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके रो और कॉलम क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आप कह सकते हैं कि जहां m इक्वल टू n हो वो क्या है, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन में कि ए आई जे एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एम इक्वल टू एन, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर। ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा कि एम जहां पर एम और एन दोनों आपस में बराबर हो, इक्वल हो, वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये क्वेश्चन दिया है और इसके ऑप्शन ये है और कहता है कि अब एक्स और वाई दोनों का वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका, देखते हैं। देखिए एक्स प्लस 3x+7 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर माइनस में 7, देयरफॉर x बराबर में -7/3, एक आ गया। दूसरा कहता है कि y-2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तीसरा कहता है कि y+1 इक्वल टू 8, तो y+1 माइनस में 8, देयरफॉर y इक्वल टू फिर से 7 आएगा। और चौथा कहता है 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, 2 माइनस 3x माइनस में 4, तो 3 माइनस ये कितना हो जाएगा -3x माइनस में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि -3x इक्वल टू में 2, तो देयरफॉर x बराबर में -2/3। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक x का वैल्यू क्या है हमारे पास, x का वैल्यू एक आया -7/3 और एक x का वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3। ठीक है, ऑप्शन में क्या है हमारे यहाँ, और y का वैल्यू क्या है, दोनों 7 है, तो यहाँ पर तो y यहाँ पर भी 7 आ गया और y यहाँ पर भी 7 आ गया। लेकिन ये है कि अगर y का वैल्यू हमें 7 मिल गया, ठीक है, लेकिन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू एक आ रहा है -7/3 और x का वैल्यू एक आ रहा है -2/3। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू यहाँ पे -2/3, अगर इसको लेकर के चलते हैं कि x का वैल्यू -2/3 और y का वैल्यू 7, तो इस तरीके से ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इक्वेशन में एग्जांपल में क्या दिया है कि x इक्वल टू -1/3 और y इक्वल टू 7, तो यहाँ पे क्या है कि x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दो टर्म्स में आ रहा है। ठीक है ना, मतलब कि दो अलग अलग आ रहा है। अगर देखो हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने y के, अगर दोनों इक्वेशन y से रिलेटेड जितने दो इक्वेशन है हमारे पास, अगर हमने y से रिलेटेड दो इक्वेशन को हम सॉल्व किया तो यहाँ पे y का वैल्यू सेम ही आया, दो ही सॉरी 7 ही आया। एक इक्वेशन ये था हमारा, तो यहाँ पर भी हमें y का वैल्यू 7 मिला और एक इक्वेशन यहाँ पे था y से रिलेटेड जो कि यहाँ पर भी हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 7 आया। कहने का मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया तो y का वैल्यू सेम ही आया, लेकिन जब हमने दो अलग डिफरेंट इक्वेशन x वेरिएबल के डिफरेंट इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो वहां पे x का वैल्यू क्या आएगा डिफरेंट आएगा। x का वैल्यू एक x का वैल्यू आ रहा है -7/3 और एक x का वैल्यू आ रहा है -2/3, जो कि ये पॉसिबल
नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपके तरीके कितने भी हो सकते हैं, आपके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर केवल एक ही होगा। कहने का मतलब कि उसका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू -2/3 आ रहा है, तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते तो उसका भी आंसर -2/3 ही आना चाहिए था। अगर ये ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब क्या है, ये पॉसिबल है, ये गलत है। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में ऑप्शन नंबर 2, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, सॉरी इन दिस इक्वेशन। ठीक है, ये सिचुएशन बन करके आता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 और फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 और 1 के बीच में। ये इक्वेशन कहने के लिए कह रहा है। तो अगर हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, उसके हमेशा एलिमेंट क्या होते हैं, 9 हो गए। ठीक है, तो अगर 0 से 1 के बीच में अगर इसको वैल्यू फाइंड करना, सॉरी 0 से आई थिंक 0 से वाई के बीच में अगर इसको फाइंड करना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर के। तो 2 के पावर के का वैल्यू कितना आया, और फिर एलिमेंट अगर के वेयर, आप ये कह सकते हो कि वेयर के इक्वल टू, सॉरी ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जितने नंबर हो उसको के से डिनोट कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, 2 के पावर के, तो 2 के पावर 9, आंसर 512। तो फाइनली आंसर इसका क्या होगा, 512। तो ये हमारा यहाँ पर 3.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जितने थे वो सब मैंने कवर कर लिए। इस लेक्चर में मैंने सारे के सारे कवर कर लिए। अब इसके बाद ये आप लोग को वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ मैं। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2, लेकिन एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट देखना होगा, ठीक है। और हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब ये 3.1 का काम खत्म हुआ, अब हम देखेंगे इसके बाद 3.2। लेकिन 3.2 देखने से पहले हमें करना देखना होगा मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, क्या है मल्टीप्लिकेशन का काम, ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, हमने किया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का, हमने ऑपरेशन किया था। और मैट्रिक्स का जो हमने ऑपरेशन किया था उसमें हमने 3 चीज को कवर किया था, एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमने कवर किया था। दूसरा हमने किया था सब्सट्रैक्शन, ये हमने 2 कवर किया था। और एक किया था हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने 3 इसमें कवर किए थे, जिसमें से हमने 2 कर लिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हमने कर लिए, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में 2 तरीके के एक पढ़ना होगा, एक पढ़ना होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और एक पढ़ना होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जो इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और इसमें करेंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो करते हैं हम नेक्स्ट